हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पे। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 26 सितंबर 2021 में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है ये बताना है आपको। शिक्षणों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष, अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित के शिक्षण, गणित की विषय वस्तु। कौन सा होगा, ए, बी या सी या डी? आंसर होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी। सी यानी बालक के चिंतन का गणितीकरण। हमें क्या करना होता है, गणित बच्चों को इस तरह सोच विकसित करनी होती है कि बालक का इंटरेस्ट जगे गणित पढ़ने में, गणित समझने में। बच्चों में तार्किक और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना है। बालकों की गणित के प्रति रुचि विकसित करनी है। बच्चों की सोच को का तार्किकरण करना है। क्या करना है? बच्चों की सोच का तार्किकरण करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पाठ सूत्र तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को वी.एफ. स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? वी.एफ. स्किनर साहब ने दिया था। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किसने दिया था? इवान पावलोव जी ने दिया था। किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को इवान पावलोव जी ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत को आप लोग जानते ही हैं, जीन पियाजे साहब ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी प्रक्रिया बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रक्रिया बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है कौन सी नहीं है। लेकिन पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क, ये सभी क्या है, बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित है। तो यानी आपको या तो पांचवा ऑप्शन मिलेगा तो आपको उसको टिक करना है, नहीं तो इसके लिए आपको बोनस नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस नंबर मिलेगा। तो पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क, ये सभी क्या है, बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किसी प्रकार के परीक्षण को प्रकल्पित किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, उपलब्धि, रचनात्मकता। कौन सा होगा इसमें? फोर्थ, ए, बी या सी या डी? इसमें से क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन के लिए किस प्रकार के परीक्षण की प्रकल्प किया जाता है? उपलब्धि का। किसका? उपलब्धि का। किसी खास कार्यक्रम या प्रशिक्षण के असर को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को मापन के लिए और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण हुआ और प्रश्नावली करना। सर्वेक्षण और प्रश्नावली करना, प्रशिक्षण के बाद प्रश्नोत्तरी लेना, किलपैट्रिक मॉडल का इस्तेमाल करना। किसका? किलपैट्रिक मॉडल का इस्तेमाल करना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो ये कब होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही द्वंद्व विचार पनपते हैं और किशोरावस्था में ही व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है एक छात्र। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव और बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। बालक संबंधी क्या है? जैविक कारक नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, ये तो सभी क्या है? जैविक कारक हैं। और कौन कौन से जैविक कारक नहीं होते? जैसे आनुवंशिकता हुआ, पर्यावरण, वातावरण में अंतःक्रिया, ये क्या है? पर्यावरण और वातावरण में अंतःक्रिया, ये क्या है? जैविक कारक हैं। डाउन संलक्षण का कारण क्या है? डाउन संलक्षण का कारण होता है त्रिगुण सूत्रता 21। क्या होता है? त्रिगुण सूत्रता 21 डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। इसे त्रिगुण सूत्रता 21 को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, जो है गर्भावस्था के शुरुआती चरण में होता है। या डाउन सिंड्रोम कब होता है? गर्भावस्था के शुरुआती चरण में, जब अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है, तब अतिरिक्त गुणसूत्र 21 वाले शुक्राणु या अंडे का मिलन हो सकता है। माता की उम्र बढ़ने के साथ उनके अंडाणु में अतिरिक्त गुणसूत्र का बनना क्या है? डाउन संलक्षण का, डाउन सिंड्रोम का ही कारण है।
इसके लक्षण है। महिला या उसके किसी भाई बहन को अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। डाउन संलक्षण उसको भी हो सकता है, जैसे किसी महिला के भाई या बहन को अगर डाउन सिंड्रोम है तो उस महिला के बच्चों को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व संहिता की अवधारणा से आशय। विश्व संहिता की अवधारणा से आशय क्या है, इसमें क्या होगा, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता या बारंबारता। एक सेकंड। विश्व संहिता की अवधारणा से आशय निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 8th का सी। क्या होगा, 8th का सी, यानी प्राप्तांकों की बारंबारता। क्या होगा, प्राप्तांकों की बारंबारता। विश्व संहिता किसे कहते हैं, विश्व संहिता की अवधारणा का मतलब होता है किसी परीक्षण, उत्पाद, प्रणाली या सेवा की निरंतरता और स्थिरता। विश्व संहिता का मतलब, जैसे हम सोच माने, जैसे हमारे एक शहर है नजदीक में कागरौल, उस कागरौल की शहर में एक दुकान है, कृष्णकांत लवानिया जी की दुकान है। ये लवानिया जी अपने उत्पादों से अपने ग्राहकों को लंबे समय से संतुष्ट करते आ रहे हैं। अगर अपने उत्पाद से किसी ग्राहक को, कस्टमर को अपने संतुष्ट कर पाना, क्या विश्व संहिता का ही एग्जाम्पल माना जाता है। तो कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा MMPI। MMPI विश्व संहिता प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, MMPI। MMPI की फुल फॉर्म होती है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व। MMPI की, MMPI का मतलब होता है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व। मिनेसोटा और बहुभाषी व्यक्तित्व सूची यानी MMPI और 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर ये प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, नहीं है। TAT, SCT, ड्रीएमएन ये क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण के उदाहरण है। मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची MMPI का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे हैथवे और मैकिन्ले ने साल 1943 में तैयार किया था। MMPI को किसने तैयार किया था, हैथवे और मैकिन्ले ने साल 1943 में तैयार किया था। प्रक्षेपी परीक्षण व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि है। क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि है। इसमें परीक्षण उत्तेजनाओं या निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता होती है। क्या होती है, अस्पष्टता होती है। इससे परीक्षण में शामिल व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को संरक्षित करने का मौका मिलता है। व्यक्ति की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, व्यक्ति की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। प्रक्षेपी परीक्षण के उदाहरण और भी कई उदाहरण है, जैसे रॉसार्किंग ब्लॉस टेस्ट, ड्रॉमैन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो आप देखते हैं 10th, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो जी आंसर हो गया। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत को, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को 1983 में अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिया था। किसमें दिया था, इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें 1983 में बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया था हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। उसमें बताया था आठ बुद्धियों के बारे में। डेविड वेस्लर मानते थे, डेविड वेस्लर का सिद्धांत क्या है, डेविड वेस्लर मानते थे कि बुद्धि एकल के बजाय कई अलग अलग मानसिक क्षमताओं से बनी थी। वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी WAIS एक IQ परीक्षण है जिसे वयस्कों और बड़े विचारों में, बड़े किशोरों में बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए डिजाइन किया गया है, संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। और एरिक एरिक्सन से साहब का सिद्धांत क्या है, एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 चरण शामिल किए जो पूरे जीवन काल को शैशवावस्था से लेकर वयस्कता तक अपने 8 चरणों में शामिल करते हैं।
एरिक एरिक्सन साहब जो है मनुष्य की पूरी लाइफ को 8 चरणों में शामिल करते हैं। कितने चरणों में शामिल करते हैं? 8 चरणों में। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है मानव सामाजिक मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यह तब दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। विकास यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। यह 11 का सी है। क्या होगा? 11 का सी होगा। समान प्रतिरूप का सिद्धांत का ही कथन है। ये किसका कथन है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत का कथन है। तो 12th का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? 4। उनमें से अंतिम अवस्था पूछी है। अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 11 से अधिक होती है। कितने से अधिक होती है? ये अवस्था 11 से अधिक मानी जाती है। जो बच्चा 11 साल से अधिक का होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही एग्जाम्पल है। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के नाम हम जानते हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदिक पेशी अवस्था, जैसे मोटर अवस्था जन्म से लेके 2 साल तक होती है। ये संवेदी पेशी अवस्था का होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकंड कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको उत्तर संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संचालन अवस्था भी 2 से 7 साल तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या उत्तर संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 2 से 7 साल तक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थर्ड कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस प्रचालन अवस्था भी कहते हैं। ये 7 से 11 साल तक होती है। कब तक होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक। और फोर्थ तो होती ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से अधिक। थर्ड को 13 क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? अब इनको तो आप जानते ही होंगे, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ग्रेगर मेंडल साहब। ग्रेगर मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। ये ग्रेगर मेंडल जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी सिगमंड फ्राइड साहब ने। किसने? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सिगमंड फ्राइड साहब ने। सिगमंड फ्राइड साहब ने बताया था मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। इन्होंने बताया था मन के बारे में। मन 3 प्रकार का होता है। चेतन के बारे, चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन या अग्रचेतन मन के बारे में बताया था इन लोगों ने। इन्होंने बताया था एड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। एड के बारे में बताया था। एड क्या होता है? सेल्फिश होता है, जो अपने सुख की चिंता करता है। ये राक्षस प्रकृति का होता है एड जो होता है। ईगो, ईगो साधारण वास्तविक। ईगो जो होता है चेतन मन, चेतन होता है, चेतन मन का स्वामी होता है ईगो। ये साधारण होता है, सिंपल होता है, रियलिटी से रिलेट करता है, वास्तविकता से रिलेट करता है ईगो जो है। और सुपर ईगो अग्रचेतन मन होता है। उसमें साधु लोग क्या हो जाते हैं? साधु बन जाते हैं, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। और एक आदर्श रूप होता है व्यक्ति का। आदर्श रूप किस में आता है? सुपर ईगो में आता है। ये सिगमंड फ्राइड साहब ने बताया था। किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड साहब ने बताया था इसके बारे में। अब क्या है? 15वां 15 क्वेश्चन है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो एक 10 वर्षीय बालक की आयु कितनी है? मानसिक आयु 12 है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, MA/CA। ये MA/CA मल्टीप्लाई 100। यानी MA यानी मानसिक आयु, CA यानी कालानुक्रमानिक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 12। कितनी है? 12। और वर्षीय बालक की आयु कितनी है? 10। कितनी है? 10।
10 है कि नहीं, कालानुक्रमानुक वाई 10, तो इस 0 से 0 1 चली जाएगी, तो 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 120। कितना आएगा 120। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी, एक वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई 120। 1912 में बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, सन 1912 में बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। और बुद्धि लब्धि शब्द का जनक सूत्र किसी और ने दिया था, और बुद्धि लब्धि शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसी और ने किया था। तो अल्फ्रेड बिने जो थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द का शब्द दिया था, इसके जनक माने जाते हैं। और बुद्धि को मापने का पहला प्रयास किसी और ने किया था। बुद्धि लब्धि मापने का पहला प्रयास किसने किया था, सर फ्रांसिस गैल्टन ने। सर फ्रांसिस गैल्टन को बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कहा जाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता पूछे तो क्या होगा, फ्रांसिस गैल्टन। बुद्धि लब्धि शब्द के जन्म का दाता पूछे तो अल्फ्रेड बिने। और बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता पूछे तो विलियम स्टर्नबर्ग 1912 में। 16 क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। अध्यापन शैली पे, विषय वस्तु पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर, भाषा पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापन शैली ए। क्या हो जाएगा, अध्यापन शैली ए। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि अध्यापन शैली, छात्रों की अभिप्रेरणा, छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं। ये किसमें आती है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार होती है। तो इसका आंसर हो गया अध्यापन शैली। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी अधिगम अनुपात होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 30:1, यानी 30 स्टूडेंट्स पे एक विद्यार्थी होना चाहिए। 30 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में। 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में। तो 30 पे एक होना चाहिए, और 60 अगर स्टूडेंट हैं तो 2 टीचर होने चाहिए, और 61 से 90 छात्र हैं, 61 से 90 छात्र हैं तो 3 शिक्षक होने चाहिए, और 121 से 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक 5 टीचर और एक प्रधान अध्यापक का प्रावधान है। किसका, एक 5 शिक्षक होने चाहिए और एक प्रिंसिपल होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन को जो है आरटी अधिनियम 2009, इसको 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था, और इस अप्रैल 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, और 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होती है। किसका उदाहरण होती है, योगात्मक मूल्यांकन का। मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होती है। किसका उदाहरण होती है, योगात्मक मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19, कौन सा रोग वंशानुगत है। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया वंशानुगत का उदाहरण है। फिनाइल कीटोनूरिया किसका उदाहरण है, वंशानुगत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है, भाटिया-मेट्री, रोर्सा परीक्षण, WAIS, रेवन का SPM, रेवन का SPM। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का A, यानी भाटिया बैटरी। क्या हो जाएगा, भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। इसे CM भाटिया ने साल 1955 में इसे विकसित किया था। यह परीक्षण बुद्धि का प्रदर्शन करने का तरीका है। इसमें बच्चों को पेंसिल उठाए बिना अलग अलग पैटर्न वाले कार्ड खींचने होते हैं। इसमें क्या करना होता है, बच्चों को पेंसिल उठाए बिना अलग अलग पैटर्न वाले कार्ड खींचने होते हैं। ठीक है सर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। उपचारात्मक शिक्षण तेजी से सीखने वालों के, धीमे से सीखने वालों के, प्रतिभाशाली बालक के, रचनात्मकता से सीखने वालों के लिए।
तो इसमें बताना था उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे तो जिसकी कोई रीजनिंग अच्छी है ना वो भी कर सकता है, क्योंकि इसमें तीनों सेम है। तेज सीखने वाले पॉजिटिव है, मतलब जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसके लिए है। प्रतिभाशाली वाला भी वही प्रतिभा वाला जो अच्छा स्टूडेंट है। रचनात्मक से सीखने वाला मतलब वही क्रिएटिविटी पॉजिटिव है। और नेगेटिव एक ही है धीमे से सीखने वाले। धीमे से सीखने वाले यानी कमजोर छात्रों के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग धीमे से सीखने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22। 22 शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। ये है इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्या होगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत, यानी कि बी आंसर क्या होगा बी वृद्धि और विकास का सिद्धांत। शिक्षण की खेल विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है खेल के जरिए सीखने के दौरान किसी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्या बताता है यह विधि बताती है खेल के दौरान व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। छात्र का कैसा होता है मानसिक विकास भी होता है। एनसीएफ 2005 के की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे प्रोफेसर यशपाल। एन 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी प्रोफेसर यशपाल। अगला क्वेश्चन क्या है 24। आरटीई 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो आरटीई अधिनियम जो है 2009 किस समूह के बालकों के लिए 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15, 6 से 14। ये आंसर हो जाएगा डी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आरटी अधिनियम 2009 आया था। 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था, अभी हमने बताया था पिछले इसी वीडियो में। एवं 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये जो है ना 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों का भी प्रावधान इसी अधिनियम में है। कौन से बच्चों के लिए 6 से 18 साल के जो विकलांग बच्चे होते हैं उनका भी प्रावधान किया गया है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है 6 से 14 साल की आयु। दहेज अपप्रेरक नहीं है इनमें से बताना है कौन सा दहेज अपप्रेरक नहीं है। उपलब्धि, प्यास, भूख, नींद। उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद इसमें से क्या होगा। इसमें से आंसर हो जाएगा उपलब्धि। क्या हो जाएगा उपलब्धि, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा ये आंसर उपलब्धि। भूख, नींद, प्यास ये सभी क्या है देह का प्रेरक है। क्या है देह का प्रेरक। देह का प्रेरक शरीर में असंतुलन के कारण सक्रिय होते हैं और संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं। कि ये देह का प्रेरक क्या करते हैं संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्ताव दिया और इसमें बताया लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। बंडूरा के मुताबिक लोग अवलोकन करके, अनुकरण करके और मॉडलिंग के जरिए एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। इस अल्बर्ट बंडूरा जी ने इस सिद्धांत में बताया सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। 5, 14, 16, 8। यानी ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है। तो सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 16। कितना हो जाएगा 16। रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए थे। इन्हें 16 व्यक्तित्व कारक मॉडल या 16 पीएफ
प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्नावली का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28। कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? देह की आवश्यकताएं, व्यक्तित्व एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि। तो 27, ये 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्यक्तित्व व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है। मास्लो जो रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने 5 मुख्य स्तर बताए, पदानुक्रम के क्या बताए? 5 मुख्य स्तर बताए। उनमें दैविक आवश्यकताओं, देह की आवश्यकता यानी भोजन और कपड़ा की जो जरूरतें होती हैं, देह की जरूरतें होती हैं, पहला स्तर इनका ये था। दूसरा स्तर था सुरक्षा की आवश्यकताएं, यानी नौकरी की सुरक्षा, यानी नौकरी की सुरक्षा जैसी ये सुरक्षा आवश्यकताओं में आती है। सामाजिक आवश्यकताएं, दोस्ती हुई, ये क्या क्या है? एक सामाजिक आवश्यकता है। आत्म सम्मान, 5वीं अवस्था कौन सी है? आत्म सम्मान और आत्म प्राप्ति। तो ये पदानुक्रम के 5 मुख्य स्तर थे। मास्लो साहब ने अपने सिद्धांत में क्या दिए? 5 पदानुक्रम दिए। क्या दिए? 5 पदानुक्रम। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ये कम 3 बार 3 साल के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हर बार देखा जाता है, शायद हो सकता है इस बार भी देखने को मिले। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। द्वंद्व क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति होता है, 2 विचार एक साथ जन्म लेते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो क्या होता है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। एक साथ 2 विचारों का जन्म द्वंद्व कहलाता है। लास्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30, ये क्या है? कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो बताना है स्टीफन कोरे साहब का सिद्धांत कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत को विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए दिया था। इससे किसी समस्या का तुरंत समाधान होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोई भी रीट की तैयारी कर रहे हो, उस सीडीपी के इन 30 क्वेश्चनों को, पीवाईक्यू को देख के जाएं। और आधे क्वेश्चन तो आधे के, अगर आप ये 6 पीवाईक्यू हैं, इनमें से अगर आपने 6 पीवाईक्यू सही से पढ़ लिए, देख लिए, तो इनमें से ही 10-12 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और जो मैं डिटेल में समझाता हूँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके मान के चलो 30 में से 25-26 नंबर आपके पक्के हैं। और आपने अगर ये वीडियो देखी है तो प्लीज थोड़ा कष्ट और करके इसे लाइक भी कर दें, और थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर लें। बहुत आभार होगा आपका। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।